और मैं श्रुति। पिछले दिनों मुजफ्फरनगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयंत चौधरी ने पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी की आशंका जाहिर करते हुए कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों को सतर्कता से वोटिंग करने की अपील की। अखिलेश यादव ने भी जयंत की हाँ में हाँ मिलाते हुए पोस्टल बैलेट से वोट देने वालों को अधिकारियों से आगाह रहने को कहा। इन सब में आइए आज आपको बताते हैं पोस्टल बैलेट और ईवीएम के पूरे गणित के बारे में। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं ईवीएम आने से वोटिंग कैसे बदली। आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का इस्तेमाल सन 1999 में शुरू हुआ, लेकिन इक्का दुक्का सीटों पर। साल 2004 में इसका पूरी तरह से इस्तेमाल हो रहा है। इससे पहले तक सभी चुनाव मतपत्र यानी बैलेट पेपर के जरिए होते थे, लेकिन ईवीएम ने पूरी कहानी बदल दी। और आइए अब जानते हैं मतदान के बाद ईवीएम का क्या होता है। आपको बता दें कि अब मतदान के खत्म होते ही सीलबंद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को मतगणना केंद्र पर लाकर उन्हें स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। इसकी सुरक्षा 24 घंटे चाक चौबंद होती है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा सीआरपीएफ के जवान और पुलिसकर्मियों की सुरक्षा चक्र में होता है, ताकि ईवीएम में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी न की जा सके। तो बता दें कि मतगणना के दिन भी यही सुरक्षा चक्र मतगणना केंद्र की हिफाजत कर रहा होता है। आमतौर पर राज्य निर्वाचन अधिकारी जिला मुख्यालय के अंदर मतगणना की एक जगह निर्धारित करता है, वहीं वोटों की गिनती होती है। और आइए अब जानते हैं डाक मतदान क्या होता है। आपको बता दें कि जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, पोस्टल बैलेट एक डाक मतपत्र होता है। यह सन 1980 के दशक में चलने वाले पेपर्स बैलेट पेपर की तरह ही होता है। चुनाव में इसका इस्तेमाल उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो कि अपनी नौकरी के कारण अपने चुनाव क्षेत्र में मतदान नहीं कर पाते हैं। जब ये लोग पोस्टल बैलेट की मदद से वोट डालते हैं तो इन्हें सर्विस वोटर्स या एब्सेंट वोटर्स भी कहा जाता है। और आइए अब जानते हैं कब से हुई इसकी शुरुआत। आपको बता दें कि पोस्टल बैलेट की शुरुआत सन 1877 में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। इसे कई देशों जैसे इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम में भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इन देशों में इसके अलग अलग नाम जरूर हैं। आपको जानकारी के लिए ये भी बताते चलें कि भारतीय चुनाव आयोग ने चुनाव नियमावली सन 1961 के नियम 23 में संशोधन करके इन लोगों को चुनावों में पोस्टल बैलेट या डाक मतपत्र की सहायता से वोट डालने की सुविधा के लिए 21 अक्टूबर सन 2016 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और आइए अब जानते हैं पोस्टल बैलेट का उपयोग कौन कर सकता है। आपको बता दें कि इस नई व्यवस्था के तहत खाली पोस्टल बैलेट को सेना और सुरक्षा बलों को इलेक्ट्रिक तौर पर भेजा जाता है। जिन इलाकों में इलेक्ट्रिक तरीके से पोस्टल बैलेट नहीं भेजा जा सकता है, वहां पर डाक के माध्यम से पोस्टल बैलेट भेजा जाता है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि चुनाव में जमानत जब्त होना किसे कहते हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग पहले ही चुनावी क्षेत्र में डाक मतदान करने वालों की संख्या को निर्धारित कर लेता है। इसीलिए केवल उन्हीं लोगों को पोस्टल बैलेट भेजा जाता है। इसे इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम यानी ETPBS भी कहा जाता है। मतदाता द्वारा अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट देकर इस पोस्टल बैलेट को डाक या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वापस चुनाव आयोग के समक्ष अधिकारी को लौटा दिया जाता है। आपको जानकारी के लिए ये भी बताते चलें कि पोस्टल बैलेट को लेकर चुनाव आयोग का नियम है कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी। जी हाँ, पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद ही ईवीएम से वोटों की गिनती शुरू की जाएगी। इसी को लेकर विपक्ष के कई बड़े नेता पोस्टल बैलेट में धांधली और ईवीएम के बाद गिनती करने का आरोप सरकारों पर लगा चुके हैं। आपको बता दें कि बिहार चुनाव में बड़े करीबी अंतर से हारने के बाद तेजस्वी यादव ने प्रशासन पर भाजपा के दबाव में पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। साल 2019 के आम चुनाव में बागपत और मुजफ्फरनगर में नजदीकी अंतर से हारने के बाद राष्ट्रीय लोक दल ने भी पोस्टल बैलेट की गिनती को लेकर बखेड़ा खड़ा किया था। आपको ये भी बताते चलें कि राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी का कहना था कि चुनाव उन्हीं की पार्टी जीत रही थी, लेकिन भाजपा के कहने पर पोस्टल बैलेट की गिनती दोबारा की गई और उन्हें हरा दिया गया। तो आपको इस पूरी जानकारी को लेकर के क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।